नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीके सर थिंक साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसा पता है मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में हम लोगों का टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय अपरिमेय संख्याएं और संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। उम्मीद करता हूँ सब चीज क्लियर हो रहा होगा। और कोई भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। जो भी हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या कौन सी होती है, भाज्य भाज्य कौन सी होती है, परिमेय अपरिमेय तो मैं कल आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग लगाइए संख्याओं के वर्गीकरण में ही। संख्याओं के वर्गीकरण में ही संख्याओं को हमने दो भागों में फिर से डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? दो भागों में फिर से डिवाइड किया। एक होती है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक। मैंने क्या बताया? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझना इसे, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर। तो बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखो दशमलव वाली संख्या तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसकी तो बात अब होगी नहीं। हम धनात्मक की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ धनात्मक पूर्णांक यानी जिसमें माइनस नहीं लगा हो। मैंने क्या कहा? जिसमें माइनस नहीं लगा हो धनात्मक पूर्णांक हो गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या जीरो पर प्लस माइनस का कुछ फर्क पड़ता है? तो आपको बिल्कुल नहीं पड़ता। ना ही जीरो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो क्या है हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। पहले भी मैं धनात्मक संख्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा धनात्मक पूर्णांक, आप हो गए धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत एक से होगी क्योंकि एक पर ही प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, ये ढंग से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यही तो होगा। अब ये बताओ धनात्मक संख्या की जो सीरीज है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। और आप गलती करोगे इसलिए ध्यान समझना। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो आप कहोगे एक से होती है। एक से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जो प्राकृतिक संख्या है क्या वह धनात्मक पूर्णांक नहीं? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है धनात्मक पूर्णांक। इतनी बात क्लियर है। अब आप कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब जिसके आगे माइनस लगा हो वो ऋणात्मक कहलाएगी। जैसे मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान समझना इस चीज को। मैं कहता हूं माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये क्या कहलाएगी? ऋणात्मक संख्या। अब बात आपने एक चीज ध्यान से देखी, यहां पर जीरो, जो जीरो है ना ही धनात्मक में आया ना ऋणात्मक है, तो जीरो है क्या? अगर मैं जीरो उठाकर, मैंने क्या कहा? अगर मैं जीरो उठाकर, मैंने क्या कहा? जीरो। अगर मैं जीरो उठाकर इस प्राकृतिक संख्या के आगे लगा दूं, जैसे मैं लिख दूं जीरो। ध्यान समझना चीज को। 1 2 3 4 5 और ढंग से इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या कहा? अगर मैं इस प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दूं तो यही संख्या हमारी जीरो से शुरुआत यदि हो गई तो यह संख्या हमारी कहलाएगी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब मैं यहां पे पूर्ण संख्या इंटीजर वाली बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बात कर रहा हूं मैं होल नंबर की। होल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? एक से। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। इनके इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना क्योंकि एक पूर्ण संख्या आगे भी आएगी जिसे अन्य नाम से संपूर्ण संख्या भी जानते हो और इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। तो एक बार यहां तक कॉपी करो, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का टॉपिक नहीं है। ये तीन टॉपिक आपके में नहीं है, इसलिए आपको मैं 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूं। ये फॉर्मूले जरूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना।
तो ध्यान समझना, जो मैं 3 फॉर्मूले लिखाने जा रहा हूं, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने क्या बोला है? प्राकृतिक संख्याएं। मैंने क्या बोला है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मैं समझा दूं आपको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लेकिन से कहां तक? n तक। ये तो कहना चाह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर सवाल अक्सर बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में n+1। अगर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का टॉपिक होता तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक है नहीं, इस वजह से 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने क्या कहा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार मैंने बोल दिया वर्गों का योग, और पहले केवल संख्याओं का योग था, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है सवाल में, एक बार समझा देता हूं। यहां पे कहना चाह रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहां तक n स्क्वायर तक। ये तो कहना चाह रहा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझ लो एक बार। ये होता है n/6 ब्रैकेट में n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1, ठीक है ना। एक तीसरा फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं। तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी क्यूब का सम पूछा है, मैंने क्या पूछ लिया? घनों का योग, ठीक है। तो पहले समझा देते क्या होता है ये। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये कहां तक जा रहा है? n क्यूब तक, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझ लो। आपने प्राकृतिक संख्या का योग क्या लिखा? n/2 ब्रैकेट में n+1। तो सेम आप यहां पे लिख दो, n/2 ब्रैकेट में n+1, ये लिखा। अब आप इसका क्या करो, इस पूरे का आप अपनी तरफ से, क्या कर दो? होल स्क्वायर लगा दो। क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो गया? घनों का योग। इतनी बात क्लियर है? तो यहां तक एक बार कॉपी कीजिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान समझना। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा? ये क्वेश्चन है। देखो साफ साफ कह रहा है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं इस चीज में बार बार फोकस क्यों करवा रहा हूं? प्राकृतिक प्राकृतिक कहकर, क्योंकि सवाल कभी कभी प्राकृतिक नहीं बोला होगा, तब आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। जैसे 19 बोला है, तो कहने का मतलब n की, जैसे मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कहां तक कहना चाह रहा है? 19 तक। यही तो कहना चाह रहा है। एक बार मैं लिख के समझा रहा हूं, आगे से हम ये चीजें नहीं लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है n की वैल्यू कितनी हो गई? 19। यही तो हुआ। फॉर्मूला क्या बताया था? n/2 ब्रैकेट में n+1, यही तो बताया था। देखो इसके ऊपर फॉर्मूले कई होते हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, लेकिन उससे नहीं करना, उसमें क्यों गड़बड़ी कर दोगे, डिफरेंस समान नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो 19 का 19 रहा बटे 2, 19 और 1 20 हो गए, और जब 2 से इसे काटोगे 10 बार तो उत्तर कितना आएगा? 190।
बात क्लियर हो पाया? इतनी बात सभी को समझ में आया? तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। सवाल मैं यही रख रहा हूं, केवल थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने प्राकृतिक बोल दिया, यहां पे मैंने चेंज कर दिया प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं तभी बार बार फोकस करवा रहा था प्राकृतिक प्राकृतिक एक एक। अब मैंने क्या कह दिया, प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बताओ जल्दी से क्या होगा 19 पूर्ण संख्याओं का योग। अच्छा ये बताओ यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी? 19 होगी, 20 होगी या 18 होगा? बस मुझे इतना बताओ। मैंने कहा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 19, 20, 18 कितना होगा ये बताइए। तो कुछ लोग इसका 19 दे रहे होंगे, कुछ 18, कुछ 20। तो मैं एक बार समझा देता हूं क्या होगा इसका। वैसे होगा 18 n की वैल्यू, क्यों होगा समझ लो। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से ही तो समझाया था। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है 0। देखो एक अंक तो ये हो गया, यानी एक संख्या ये हो गई 19 बोला है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक? 18 तक। क्यों? 1 से लेकर 18 तक 18 ये हो गया और 1 19 ये हो गया, यही तो होगा। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया, फॉर्मूला किसका लिखाया? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। कहां से होती है? 1 से। तो हमें 0 से कोई मतलब है क्या? तो आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें मतलब किससे है? केवल और केवल हमें मतलब इससे है। बात क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 18। कितनी आ गई? 18। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में n+1। बात क्लियर हो पाया? तो 18/2 इंटू 18 और 19, यही तो हुआ। जब 2 से काटो 9 बार, 19 को इसमें कर दो, कितना हो? इसमें कितना होगा? 171। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, अगर पूर्ण पूछा जाए, अगर पूर्ण पूछा जाए तो आपको ये बार बार चीजें लिखनी नहीं है, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। n की वैल्यू 1 कम कर दो। अगर यहीं पे बोल देता प्रथम 225 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा? पूर्ण मैंने बोला है 225 का मतलब 224। अगर यहीं पे बोल देता प्रथम 22 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, तो पूर्ण बोला है तो 22, n की वैल्यू कितनी होगी? 22 नहीं होगी, कितनी होगी? 21। क्योंकि पूर्ण का मतलब हम क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। बात समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होगी। पूर्ण और प्राकृतिक में गलती मत कर देना भूल कर भी, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत बार अच्छे समझा चुका हूं। ठीक है ना? चलो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल समझा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 में लिखने जा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन लिखा है प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं के वर्गों के योग का इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? क्वेश्चन मेरा ये है। देखो अब इसमें मैंने दो चीज पूछ लिया। क्या पूछ लिया? यानी दो चीज दे रखा। एक दिया है पूर्ण संख्या। क्या दिया है? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या बोला? वर्गों के योग का इकाई अंक। मैंने क्या बोला है? वर्गों का योग का इकाई अंक। तो मुझे आप केवल ये बताइए इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी या 12 होगी? कितनी होगी? 13 या 12? तो आप कहोगे 12, क्योंकि पूर्ण का मतलब 0 से शुरुआत होगा। जैसे मैं समझा देता हूं, गड़बड़ी नहीं करना है, समझो शांति से। ठीक है ना? जब एग्जाम में अप्लाई करो तो थोड़ा स्पीड में करना। जैसे ये कहना चाह रहा है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 13 तक बोला है। कहां तक बोला है? 13 तक। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि एक भले ही काउंट हो रहा है, लेकिन एक तो 12 की जरूरत और है, तो 12 का स्क्वायर। यही तो हुआ ना? बताओ। लेकिन हमें 0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12। तो मैं यही चीज आपसे बार बार कह रहा हूं, ये चीजें जो आप लिख रहे हो इसे डायरेक्ट करो। ठीक है ना? अब वर्गों का योग क्या फॉर्मूला लिखाया था? n/6 ब्रैकेट में n+1
फिर 2n + 1, यही तो बताया था। लेकिन मैंने पूछा क्या है, इकाई अंक। तो जब अप्लाई करोगे 12/6, 12 और 1 13 हो गया, 12 गुना 2 24 और 1 25 हो गया, यही तो हुआ ना, बोलो। और जब 6 से इसे काटोगे 2 बार, और 2 गुना 5 कितना हो 10, 10 का क्या हुआ 0, 0 का गुना किसी में करोगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। उम्मीद करता हूं ये चीजें सभी को समझ में आई होगी। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां से आगे हम लोग जो भी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसका एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, इसे ध्यान समझना। देखो नंबर सिस्टम के संख्याओं को फिर से हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, फिर से हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता है भाज्य संख्या, इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और एक होता है हमारे पास अभाज्य संख्या। जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। मैंने क्या कहा, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक क्या होता है प्राइम नंबर। तो पहले बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, और फिर बात करेंगे अभाज्य संख्या। पहले समझ लो, थ्योरी में भी लिखाऊंगा, ऐसी संख्या, पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, भाज्य संख्या की। ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित। तो आप देख रहे हो ये 2 से विभाजित है या नहीं है, बिल्कुल विभाजित है। तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या। जैसे मैं और एग्जांपल समझाऊं, यहां पे लिखा मैंने 6, तो मैंने कहा ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो कौन सी संख्या होगी, भाज्य। तो आपने देखा ये 2 से भी विभाजित है और ये संख्या 3 से भी विभाजित है। और एग्जांपल समझते हैं, यहां पे लिखा 9, मैंने कहा ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। तो आपने देखा ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, बताओ। तो ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखो यहां पे लिखा 11, मैंने कहा ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। तो मुझे आप ये बताओ, क्या ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित है, तो आपको कहीं नहीं। तो अगर नहीं है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। अगर भाज्य नहीं है तो है क्या, अभाज्य। बात क्लियर ऊपर है। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो आप थ्योरी में ये लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसकी, मैं पूरा थ्योरी नीचे लिख देता हूं एक बार, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणन मानी मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंडों से, या आप ऐसे लिख सकते हो ऐसी संख्या जो एक, ये सिंपल लैंग्वेज पड़ेगा, अभी समझो, एक तथा खुद के अलावा, एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। यानी इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो कह सकते हो ऐसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। बात क्लियर हो पा रहा है, इसे मैं मिटा दूं। अब बात करते हैं हम लोग अभाज्य को लेकर। अगर इसकी दूसरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो।
हम कई लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है ना, संभव हो। और पहली लैंग्वेज क्या लिखा है, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। और मैंने इसमें क्या लिखा, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड संभव हो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। इतनी बात क्लियर है। देखो भाज्य के ऊपर सवाल नहीं बनता है, जो सवाल बनता है वो अभाज्य को लेकर बनता है, लेकिन ये मुझे समझाना था क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो ये समझ में आपके नहीं आएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या क्या होता है, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसकी दो डेफिनेशन लिखा चुका हूं। पहली डेफिनेशन क्या लिखाई थी, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाएगी। या दूसरी डेफिनेशन ये थी, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड संभव हो, तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अभाज्य क्या होगा, ध्यान समझो, पहले समझ लो फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी कहने का मतलब जिसके दो से अधिक फैक्टर पॉसिबल ना हो। जैसे दो हो गया, यहीं पे तीन ले लिया, एक और तीन, कोई और फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, यहीं पे पांच ले लिया, देखो एक और पांच, यहीं पे ले लिया 17 ले लिया, देखो एक और 17, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। यहाँ पे देखो 97 देख लो, 97 1 से और 97 से डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, पहली डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। इतनी बात क्लियर है। पहली डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो एक तक खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। इतना लिखो, मैं इसका दूसरी डेफिनेशन में लिखा देता हूं। देखो एग्जाम में डेफिनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको इसका अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में लिखाने जा रहा हूं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखाई, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो। इतनी बात सभी को क्लियर है, बताओ। अब कुछ लोगों के मन में यह आ रहा होगा, वन हमारी कैसी संख्या, वन यानी एक भाज्य है या अभाज्य है। चलो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं, उसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं भी कुछ देर बाद जवाब दूंगा, लेकिन पहले भी अभाज्य चल रहा है तो पहले मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। देखो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है अभाज्य को लेकर, ठीक है ना, ध्यान समझना इसे। अगली हेडिंग लगाओ, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। देखो क्या होता है अभाज्य संख्या, ध्यान समझना। आपसे क्वेश्चन, मैं कुछ पॉइंट जो लिखा रहा हूं डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट इसमें पूछा जाएगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपको याद रखना है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर यहीं पे पूछ ले 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, तो आपको 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर यही क्वेश्चन एक ढंग से पूछ ले 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो दोनों का आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या। कितनी हो जाएंगी, 25। मैंने क्या समझाया, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 तक 10 होंगी, और 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 25 से। पॉइंट डायरेक्टली आपको याद रखना है। देखो इस टाइप के सवाल बनते हैं, लेकिन सवाल अब अपडेट होकर एक ढंग से आने लगा है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 से 57 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी,
या 1 से 38 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, आपसे कह देगा 60 से 78 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप एक एक गिन के तो नहीं करोगे। तो उसके लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर लिखा रहा हूं जो आपको याद रखना है। मोबाइल नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो 10 अंकों का है। जैसे पहला 44 22 32 23 21। मैंने क्या कहा, 44 22 32 23 21। अब ये है क्या, मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूं, ये है क्या। देखो, इस 4 का मतलब होगा 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4। इस 4 की बात किया जाए तो 11 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4। इस 2 का बात किया जाए तो 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2। तो मुझे आप ये बताओ, क्या ऐसे याद रख पाओगे 1 से लेकर 10 तक 4 होंगी, या 31 से लेकर 40 तक कितनी होगी, या 51 से लेकर 60 तक कितनी होगी, आप उसमें भूल जाओगे। तो आप क्या करो, डायरेक्ट नंबर याद रखो, 44 22 32 23 21। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो मेरे साथ, 44 22 32 23 21। 2-3 बार रिपीट करोगे, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जो एक डिजिट है यानी जो सिंगल डिजिट है वो 10 10 संख्याओं के बराबर है या नहीं है, बोलो। तो प्रत्येक अंक 10 10 के बराबर है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसके ऊपर सवाल कैसे होगा, अब मैं वो समझाने जा रहा हूं, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 36 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। क्वेश्चन मेरा ये ध्यान समझना। देखो, अगर 1 से 50 तक पूछता तो 15 बोल देते, या 50 से 100 तक पूछता 10 बोल देते, या 1 से 100 तक पूछता तो 25 बोल देते। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा क्या है, 1 से 36 तक। कितना तक, 1 से 36 तक। तो मुझे आप ये बताओ, मैंने अभी इसमें क्या समझाया था, प्रत्येक डिजिट 10 10 के बराबर है, तो एक अंक 10 के बराबर, तो आप इसमें गिन सकते हो 30 तक। जैसे 10 20 30, तो यहां तक आप देख रहे हो 30 तक, तो वही 30 तक कितनी हुई, 4 और 4 8 और 2 10। तो आपने कहा 30 तक, 4 और 4 8 और 2 10, 10 संख्या होंगी। अब 30 के बाद काउंट कर सकते हो, 31 होगा। देखो मैं लिख देता हूं, 31 होगा, 32 होगा नहीं, 33 होगा नहीं, क्योंकि 33 11 3 से कटता है, 33 से कटता है, 34 होगा नहीं, 35 होगा नहीं, 36 होगा नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 31 होगी। तो लास्ट में आगे इसमें 1 जोड़ोगे तो कितनी संख्या होंगी, 11 संख्या। क्या इतनी बात सभी को समझ में आया, बोलो। यहां तक कोई डाउट है? ये मैंने कैसे काट दिया, ये चीज समझ में आया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 2 से कटेगा, ये 3 से 11 से 33 से कटेगा, ये भी 2 से, 5 से 7 से, और ये 2 से 3 से 36 6 से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से आगे बढ़ा जाए। मैं इसमें कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। उससे पहले मैं आपको एक का समझा देता हूं। मैंने क्या कहा था अभी कुछ देर पहले, एक ना ही भाज्य व ना ही अभाज्य। अच्छा ये बताओ, भाज्य की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। तो आप देख रहे हो इसका एक ही गुणनखंड एक खुद है, अगर दूसरा भी देखो दूसरा भी एक है, क्या कोई और हुआ, नहीं हुआ। तो ये भाज्य की कैटेगरी से बाहर हो गया, नहीं हो गया। अभाज्य में क्या कहा था, ऐसी संख्या जो एक तथा खुद के अलावा, यानी इसके भी दोनों के दोनों सेल्फ ही, कोई और तो है नहीं। तो इसलिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला, एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य। क्या है, एक ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उसके ऊपर सवाल डायरेक्टली बनेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
ध्यान समझना, पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी मैंने क्या कहा, सबसे छोटी, और ब्रैकेट में लिख दो सबसे छोटी मैं क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह दे या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कह दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। बात क्लियर हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट, सबसे, अगर आपसे कह दे दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या यही लैंग्वेज एक ढंग से लिखा आ जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखो मैंने 2 पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने कहा दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलते, या कहते सबसे छोटी विषम अभाज्य। मैंने क्या कहा है, विषम अभाज्य। क्या कहा है मैंने, विषम अभाज्य। तो आप क्या लगा के आओगे, 3। बात क्लियर हो पाया, सभी क्लियर है। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। चौथा पॉइंट, तीसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5। ये चीजें आपको याद रखनी है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग भाई। 5वां पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहीं पे 6वां पॉइंट में लिखाने जा रहा हूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। मैंने क्या बोला, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप इसे क्या लगा दोगे, 97। क्या हो जाएगा, 97। ये चीजें याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सवाल कैसे बनेंगे वो मैं जब अभी आपको थ्योरी लिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सवाल ही सवाल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। 7वां पॉइंट, जैसे अगर आपसे पूछते 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आप क्या लगा के आओगे बताओ, 101। क्या हो जाएगा, 101 यानी 101। बात क्लियर हो पाया, यहां तक सभी क्लियर है। इसे मैं मिटा रहा हूं, मैं इसके ऊपर 2-3 पॉइंट और लिखाऊंगा। अब जो मैं ये 2 पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, इसमें जो पहला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पीसीएस में हर साल इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान समझना। जैसे 9वां पॉइंट था हमारा, 9वां या 10वां जो भी है देख लेना। अगर आपसे पूछ ले ऐसी कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं क्रम बताइए जिनके बीच में 2-2 का अंतर है। मैंने क्या कहा, ऐसी कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का क्रम बताइए जिनके बीच में 2-2 का अंतर है। तो ऐसी 3 अभाज्य संख्याओं का क्रम, ऐसी 3 अभाज्य संख्याओं का क्रम जिनके मध्य
2 2 का अंतर है, अंतर हो तो हमारा क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है अगर आपसे पूछूं तो आप हो गए 3 5 7, 3 5 7। दुनिया में इसके अलावा कोई सी भी 3 अभाज्य संख्याएं नहीं है। मैंने 3 अभाज्य संख्याएं बोली है, मैंने क्या बोला है 3, 2 तो 2 अभाज्य संख्या कुछ भी हो सकती है, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, 29 38 हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला है 3 अभाज्य संख्या, मैंने 2 की बात नहीं की, मैंने क्या किया 3, तो क्या हो जाएगा 3 5 7। इतनी बात क्लियर है, 3 5 7। एक लास्ट पॉइंट, अगर आपसे कह दे कोई भी 3 अभाज्य संख्या है, कोई भी 3 अभाज्य संख्या का योग यदि एक सम संख्या आ रहा है, जैसे किसी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग, मैंने क्या कहा किसी भी 3 अभाज्य संख्या का योग यदि सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है, तो इन 3 अभाज्य संख्याओं में से इन 3 अभाज्य संख्याओं में से कोई एक संख्या 2 अवश्य होगी। आपको थ्योरी समझ में नहीं आया होगा, मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, यदि किसी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि एक सम संख्या होती है, क्या होती है सम संख्या होती है, तो इन 3 अभाज्य संख्या में से कोई भी एक संख्या 2 अवश्य होगी। मैंने क्या कहा 2 अवश्य होगी। अब मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान समझना। यहां पे कोई सी भी जो मन में आए बात संख्या को लिख लो, जो मन में आए वो लिख लो। मैंने कहा 2 3 5, ये लिख दिया पहला एग्जांपल। दूसरा लिखा 3 5 7। तीसरा एग्जांपल लिखा 7 11 और 13, ये लिख दिया। ध्यान समझना, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, यदि कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या आता है, तो उसमें से कोई भी एक संख्या 2 अवश्य होगा, ये तो कहा था मैंने। तो देखो यहां पे 3 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन उसमें से एक संख्या 2 है, तो आप इन्हें जोड़ोगे 3 और 2 5 और 5 10, 5 और 5 10, तो कैसी संख्या आई, सम संख्या। कैसी संख्या आई, सम संख्या आई। लेकिन यहां पे देखो, क्या इन तीनों में से कोई भी एक संख्या 2 है क्या, नहीं, इसमें कोई भी एक संख्या सम नहीं है। लेकिन तीनों की तीनों अभाज्य, जब आप इन्हें जोड़ोगे 5 और 3 8 और 7 15, कितना आया 15। 15 कैसी है, विषम संख्या। कैसी है, विषम संख्या। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम होता है, तो उसमें से एक संख्या 2 अवश्य होगी। जैसे एक एग्जांपल ये भी देखो, 13 और 7 20 और 11 कितना हुआ 31, तो ये भी कैसी संख्या है, विषम। कैसी संख्या है, विषम। तो आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कहीं भी 2 है, नहीं, तो आप इसमें से जिसको चाहो उसको 2 बना दो। तो मैंने क्या किया, 7 की जगह मैंने 2 लिख दिया। क्या किया, 7 की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 5 और 2 7 और 3 10। तो देखो अब सम है या नहीं है, बता, सम आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, जिसको मन चाहे उसको 2 बना दो। तो मैंने क्या किया, इस बार 11 की जगह 2 लिख दिया, तो 13 और 7 20 और 2 22। तो ये सम संख्या है या है, बताओ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, यदि कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या होता है, तो उसमें से कोई भी एक संख्या कैसी होगी, सम होगी। कैसी होगी, सम होगी। इतनी बात क्लियर है सभी को। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सवाल जो होगा इतना पढ़ के आओगे तभी सवाल कर पाओगे, और सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।